सर सैयद की कौन सी ऐसी टीचिंग्स थी? वो अपने वक्त से 200 साल आगे की सोचते थे। सर नाम कैसे रखा अरावली? ये वर्ल्ड का ओल्डेस्ट माउंटेन है, रेंज ऑफ हिल्स है। फिर मैंने हिस्टोरियन से जोग्राफर वाकई इसमें कोई दो राय नहीं। आपका थॉट प्रोसेस क्लियर था सर कि आप इसे रेजिडेंशियल स्कूल ही बनाएंगे? हमारे फादर कहा करते थे कि ये काले पहाड़ के बिना मेवाती तारीख नामुकम्मल है। पेरेंटिंग पे आप बहुत जोर देते हैं। पेरेंट्स ज्यादातर कम पढ़े लिखे, पढ़े लिखे तो हैं, जी। लेकिन कोई कुरान शरीफ पढ़ लिया, हिफ्ज कर लिया। आपको पेरेंट्स के लिए एक मैसेज कन्वे करना हो? पेरेंटिंग का एक स्कूल खोलना चाहिए। अगर पेरेंटिंग आपने सही कर ली, इनसे जो बच्चे निकलेंगे। सर कोई यंग लड़का और लड़की है जो चाहता है कि वो स्कूल खोलना चाहता है, तो उसको आप क्या सलाह देंगे? कितने लोग आपके मिशन में जुड़ना चाहते हैं, इसका एक सर्वे करिए। जब अरावली पब्लिक स्कूल अपने 50 साल कंप्लीट करे, आप क्या चाहते हैं सर कि लोग आपको कैसे याद करें उस वक्त? इतना अच्छा स्कूल होना चाहिए कि दुनिया इंडिया की कोई भी यूनिवर्सिटी हो, वहाँ आपको एडमिशन कोई डिनाई न कर सके। सर सैयद की सोच भी एक स्कूल तक लिमिटेड नहीं थी। वो अपना रास्ता खुद खोल रहे हैं। 150 साल पहले एक यूनिवर्सिटी का ख्वाब देखा था। वो उसके लिए पहले नीचे चलिए, पेरेंटिंग अच्छी करिए, बच्चों को टॉप क्लास एजुकेशन दीजिए। सर जब आपके बाद स्कूल की लेगेसी कैरी फॉरवर्ड होगी तो आप उसमें क्या चाहते हैं? दूसरी बात यह कि इनको अच्छा इंसान कैसे बनाए हम लोग, ये बहुत मुश्किल काम है। सर किसी भी स्कूल की जो एक विरासत होती है वो होते हैं उसके अलुमनाई। आपका क्या मैसेज है? तरक्की करें, दिन रात तरक्की करें, एक नेटवर्क बनाए। सर आप सेटिस्फाइड हैं अपनी लाइफ से? अप्लाई व्हाट यू हैव लर्न। सर मेरा एक सवाल है कि अगर सर सैयद आपके स्कूल आते, आपके स्कूल को देखकर वो क्या कहते हैं? खुश होते, सबसे पहले उन्हें क्या दिखाते? गेम्स एंड प्ले सिस्टम। आपको लगता है कि सर सैयद की सोच को जैसे आपने एक आगे बढ़ाया है, ऐसे और भी लोग हैं? वो बहुत ही डिवोटेड इंसान थे। जमाना कुछ मटेरियलिस्टिक सा होता जा रहा है, बहुत ज्यादा। आपको मेवात के जो यूथ हैं उनके लिए अगर आपको एक मैसेज? अच्छे संस्कार दिए जाए, पेरेंटिंग की जाए, और कोई तरीका नहीं। जो ये एग्जिस्टिंग स्कूल्स हैं अभी, जो अभी और प्राइवेट स्कूल्स हैं या गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, उनके लिए अगर आपको कोई सजेशन देना हो? वो चीज डिपेंड करता है अपनी इंटेंशन, नियत पर। और अब ज्यादातर लोग जो धंधा कर रहे हैं, फीस कमा रहे हैं, उसे गृहस्थी चला रहे हैं। सर मेवात की हिस्ट्री में कोई ऐसा पॉलिटिशियन रहा है जिसने वाकई कौम के लिए अच्छा काम किया हो? ए अलीगढ़ ए जवां किस्मत दबिस्ताने कुहन, अकल के फानूस से रोशन है तेरी अंजुमन, तेरे पैमानों में लर्जा है शराबो इल्म फन, हश्र के दिन तक फला फूला रहे तेरा चमन, रूह सर सैयद से रोशन तेरा में खाना रहे, रहती दुनिया तक तेरा गर्दिश में पैमाना रहे। सर सैयद अहमद का नाम जब भी लिया जाता है तो तालीम, तरक्की और इंसानी खिदमत की तस्वीर जहन में आती है। उन्होंने एक ऐसे तालीमी इंकलाब की शुरुआत की जिसने न सिर्फ एक कौम बल्कि पूरे मुल्क की सोच बदल दी। उन्होंने कहा था कि किसी भी मुल्क और कौम की तरक्की तालीम के बिना मुमकिन नहीं। आज के दौर में ये बात जितनी कल सच थी उतनी ही आज भी। आज के हमारे मेहमान जनाब इसराइल साहब ने इन्हीं वसूलों पर चलते हुए एक स्कूल कायम किया जो सर सैयद की सोच का एक अमली नमूना है। आज हम उनसे जानेंगे कि कैसे उन्होंने सर सैयद के ख्वाब को हकीकत में बदल दिया। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। बहुत बहुत शुक्रिया। सर आपने अपनी ज़िंदगी का एक बहुत ही खूबसूरत हिस्सा एजुकेशन के मिशन को डेडिकेट कर दिया। हर मिशन की एक शुरुआत होती है। मैं ये सफ़र शुरू से समझना चाहूँगा कि सर आपका बचपन कैसा था, उस वक्त का क्या माहौल था और एजुकेशन को लेकर लोगों में क्या रुझान था? मेरी पैदाइश 12 मई 1941 को मौजा गुलालता, एक गांव है, बहुत छोटा गांव है। उस वक्त तकरीबन 200-250 घर थे उस गांव में, वहाँ हुई। मेरे वालिद खेती बाड़ी करते थे और हम 11 बहन भाई थे। मैं भाइयों में सबसे छोटा था, 3 मुझसे बड़े थे और 3 बहनें मुझसे छोटी थी। तो हम टोटल 11 थे, लेकिन पढ़ाई लिखाई का कोई गांव में इंतजाम नहीं था, कोई प्राइमरी स्कूल भी नहीं था। सिर्फ एक मस्जिद में मकतब था जो मौलाना नमाज पढ़ाते थे, वही एक मकतब चलाते थे। तो वहाँ कुरान शरीफ और थोड़ी बहुत उर्दू वहाँ बच्चों को पढ़ाई जाती थी। गांव में चूँकि कोई प्राइमरी स्कूल नहीं था और अब पढ़े तो पढ़े, वालिद हमारे चाहते थे कि ये पढ़ने लिखने में कुछ उन्हें लगा कि ये ठीक है, तो उन्होंने ये कहा कि चलो तुम्हें किसी सरकारी स्कूल में दाखिल करते हैं। जी।
तो गांव से मैंने कुरान शरीफ याद पढ़ा और थोड़ी सी उर्दू। जी फिर वालिद साहब ने मुझे दर्जा 3 में डायरेक्ट पहली दूसरी तीसरी पढ़ी में वहाँ एक ढोलाराम मास्टर थे बीसरू में, जी वहाँ दाखिला दिला दिया। वो करीब 3.5 किलोमीटर हमारे गांव से पैदल आते थे, पैदल जाते थे और कोई जरिया नहीं था। पूरे गांव में किसी के पास साइकिल भी नहीं थी। अच्छा, गांव बीसरू में सरकारी स्कूल था उस वक्त? हाँ, बीसरू हमारे गांव से 3.5 किलोमीटर है। जी तो वहाँ पढ़ने जाते थे, वहाँ स्कूल था। जी वहाँ लोअर मिडिल स्कूल था, क्लास 6 तक। ओके। उसको लोअर मिडिल कहा करते थे। और बीसरू एक ऐसा गांव है जहाँ सबसे पहले मेवात में लड़कियों का प्राइमरी स्कूल था जी और कहीं भी नहीं था। तो ढोलाराम मास्टर की ने दाखिला ले लिया मैंने तीसरी क्लास में। फादर हमारे दाखिल कराए, वहाँ फ्री एजुकेशन थी। जी पढ़ते रहे गांव के। मुझे देखा देख फिर गांव के 1-2 लोगों ने और दाखिला करा लिया। जी एक गांव के 2 बनिए थे, रमेश्वर दयाल और एक मुसद्दी और एक श्यामलाल, 3 ये तैयार हो गए। तो इस तरह से हम गांव के 5-6 लोग हो गए। तो चौथी क्लास में जब पहुंच गए तो वहाँ उस वक्त ये सिस्टम था कि 4th क्लास में एक वर्निकुलर एग्जामिनेशन हुआ करता था तहसील लेवल पर। तो उस वक्त तहसील फिरोजपुर झुरकाई थी, ये नहीं बनी थी कोई तहसील जो आजकल है। जी तो वहाँ ये हुआ 4th क्लास में जो इस टेस्ट को क्वालिफाई कर लेगा, पास कर लेगा, कंप्लीट कर लेगा, उसको 4 रुपये महीना स्कॉलरशिप मिलता रहेगा 8th क्लास तक। जी चौथी क्लास पास करने के बाद फिर उस वक्त वहाँ लोअर मिडिल स्कूल में इंग्लिश नहीं थी जी और वहाँ प्राइमरी क्लास जो है वो 5 तक थी बस। जी तो फिर उसने कहा कि चलो 9 दाखिल कर देते हैं। जी 9 कैसे करेंगे? तो हमारी एक गांव है मुरादाबाद, हमारी सबसे बड़ी सिस्टर वहाँ भी आई थी। जी तो उसने जिम्मेवारी ली कि इसे मैं मेरे हवाले कर दो। जी और मैं वहाँ से करीब 3 किलोमीटर पड़ता था नूह। जी तो ये रोज आएगा जाएगा पढ़ जाएगा, जी वही रह लेगा, खाए पिएगा। बात सबने मान ली। तो मैं मुरादाबाद से आता जाता रहा अप टू 9th क्लास। जी और वो लोग दोनों हस्बैंड वाइफ, उनके हमारे बहन जीजा का नाम था वली मोहम्मद, बहुत नेक। जी जी और जो हमारी बहन थी उसका नाम था नजीरी। जी इतने शरीफ नेक, इतना ख्याल रखते थे बहुत ज्यादा। नूह में कौन से स्कूल में आपने एडमिशन? ब्रेन में हाई स्कूल में। ब्रेन में हाउस। एक ही हाई स्कूल था जी, पूरी जी। मेवात में। कोई स्कूल पुराने में भी हाई स्कूल नहीं था, अच्छा ओके। कहीं भी हाई स्कूल नहीं था। जी सिर्फ एक ब्रेन में हाई स्कूल था। ब्रेन चूंकि डिप्टी कमिश्नर थे, FL ब्रेन, जी जी उसने ये चौधरी यासिन से कह करके इन्होंने ये स्कूल बनवाया। जी इसका नाम रख दिया गया ब्रेन मेव हाई स्कूल। अच्छा। और पूरी मेवात ने इसके जमीन पे 2 पैसा पर बीघा जी जी चंदा उगाया था। FL ब्रेन ने तहसीलदार को ऑर्डर कर दिया था कि भाई ये चंदा वसूलना है। जी तो ये चंदा आ गया और एक शानदार बिल्डिंग बनकर तैयार हो गई। जी FL ब्रेन इत्तेफाक से बड़े क्रिएटिव थे। वो 4-5 साल DC रहे यहाँ गुड़गांव में। जी उस वक्त ये गुड़गांव बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट था। इसमें फरीदाबाद, पलवल और ये रेवाड़ी, ये सब उसी में आती थी। जी जी तो वो फिर हमने वहाँ से 10th का इम्तहान दिया। तो 10th का पहली मरतबा सेंटर बना नूह में। जी वो पहले मैंने दूसरी जाते तो हमें तो सूट कर गया, वो पढ़ रहा है, अच्छी बात है। इम्तहान हो गया। इम्तहान में इत्तेफाक से मेरे हाईएस्ट नंबर आ गए। उस जमाने में हार्ड मार्किंग होती थी, जी बहुत आसानी से फर्स्ट डिवीजन नहीं मिलती थी किसी को, बहुत कम। नसरुद्दीन सेकंड आया, मैं फर्स्ट आ गया। एक दबीर लड़का था वो फर्स्ट आया। फिर एक भगवत प्रसाद था वो आया। जी वालिद साहब को हमने कहा कि भाई रिजल्ट तो आ गया, जी अब क्या करें, यहाँ तो है ही नहीं 10 क्लास आगे पढ़ाई। जी उसने कहा कि जहटाना में एक महमूद है रुस्तम का लड़का, जी उससे बात करते हैं, वो अलीगढ़ पढ़ता है, अच्छा अच्छा। जो अब कर्नल की पोस्ट से रिटायर हुआ। आपसे पहले भी मेवात से अलीगढ़ पहुंच चुके थे? हाँ, पहुंच चुका था। जी गर्मी की छुट्टियां थी, गांव में गया जहटाने में। जी तो मैं उससे मिला कि यार अगर दाखिला मिल जाएगा क्या हमें? क्या हाँ बिल्कुल मिल जाएगा, चलो यूनिवर्सिटी खुल रही है, मार्कशीट तो तुम्हारी इतनी अच्छी है जी कि तुम्हें तो स्कॉलरशिप भी मिल जाएगा और जनरल मेरिट स्कॉलरशिप मिल जाएगा, स्टूडेंटशिप मिल जाएगा। जी तो हम उनके साथ चले गए और हमें दाखिला मिल गया। और खुदा की मेहरबानी देखिए कि मुझे दोनों स्कॉलरशिप मिल गए जी ऑन मेरिट बेसिस पर। तो मैंने
वहाँ उस वक्त प्री यूनिवर्सिटी कहलाती थी, 11वीं को प्री उसी साल शुरू हुई थी, तो मैंने वहाँ पढ़ाई शुरू करी। 11th में 11वीं में ही आप अलीगढ़ हाँ पहुंच हाँ गए? पहुँच गया था, अच्छा, करता रहा पढ़ाई। तो फिर वहाँ 12th के बाद कंपटीशन होता था इंजीनियरिंग के लिए, जी। तो उसमें 50% कोटा था यूनिवर्सिटी के अपने बच्चों के लिए और 50% बाहर वालों के लिए था। जी। तो मैं उसमें बैठा और मैं इंटरनल कोटे में आ गया और मेरी 3rd रैंक थी जी। और मैंने सिविल अडॉप्ट किया। हालांकि लोगों ने कहा तुमने इलेक्ट्रिकल क्यों नहीं अडॉप्ट किया, मैंने कहा ना हमने सिविल अडॉप्ट कर लिया। हाँ सर, उस वक्त अलीगढ़ का माहौल कैसे था, अगर उसको आपको बयां कर रहा हूँ? अलीगढ़ में डॉक्टर जाकिर हुसैन गए थे और कर्नल जैदी आए थे, जी, वाइस चांसलर। वाइस चांसलर। जी। जाकिर हुसैन ने पार्टीशन के बाद स्कूल यूनिवर्सिटी को संभाला जी। और उसको लोगों को मैं कॉन्फिडेंस डेवलप किया, वरना लोग टूट गए थे। जी। बड़ी मेहनत की, बड़ी दानिशमंदी से, और नेहरू से उनकी दोस्ती थी। तो नेहरू ने कहा कि जाकिर तुम अलीगढ़ को संभाल लो, वरना अलीगढ़ गए तुम्हारे काम से। जी। जाकिर साहब जामिया छोड़ने को तैयार नहीं थे, लेकिन दबाव दिया इन्होंने भी और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने भी, जी। दोनों दबाव दिया थी, आ गए। जब मैं पहुंचा था इनका टर्म खत्म हो गया था। उसके बाद ये कर्नल जैदी आए, ये नवाब रामपुर के मिनिस्टर थे। उसका ज़माना ठीक रहा, पीसफुल रहा। उसके बाद आए तैयब जी। वैसा अलीगढ़ का माहौल अजीब व गरीब पाया मैंने वहाँ पे। जी। वहाँ उस वक्त टोटल स्ट्रेंथ अलीगढ़ की कुल 3,500 बच्चे थे टोटल, जी। और रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी थी, तो उसमें डे स्कॉलर बच्चे ना के बराबर थे। कौन कौन से हॉल थे उस टाइम सर? उस वक्त वहाँ 4 हॉल थे सिर्फ, जी। ससेद हॉल, आफ्ताब हॉल, वीएम हॉल, वक़ारुल मुल्क हॉल, वीएम हॉल, एक अब्दुल्ला हॉल था लड़कियों का। जी। जी। अच्छा, यही 4 थे। हाँ, सर सुलेमान हॉल, उसमें इंजीनियरिंग के तलबा ही रहते थे। आप कौन से हॉल में थे सर? मैं वीएम हॉल में था। अच्छा, वीएम हॉल। कौन से हॉस्टल में? मैं भी वीएम हॉल में रहा हूँ शुरू के दिनों में। हाँ, मुजम्मिल में था। अच्छा, मुजम्मिल में। लाइब्रेरी थी उस टाइम पे? बाद में बनी ये तैयब जो मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी के नाम से एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी बनी, जी। जो आई थिंक एशिया की वन ऑफ द मोस्ट फेमस लाइब्रेरी है। जी, आज भी। इसको इनॉग्रेशन कराना था, तो तैयब जी ने जवाहरलाल नेहरू से रिक्वेस्ट किया कि भाई आप मौलाना आज़ाद के बहुत करीब रहे हैं जी। और हमने उसके नाम पे एक लाइब्रेरी बनाई है, आप उसको इनॉग्रेट कर दीजिए। जी। उसने कहा ज़रूर। हालांकि बहुत टाइट शेड्यूल था उसका, जी। लेकिन वो तैयार हो गया। वो तैयार हो गए तो वो हेलीकॉप्टर से आए, और जो क्रिकेट पवेलियन है जो एस हॉल के पास, जी। जी। वहाँ उनका हेलीकॉप्टर उतरा। सारे लड़के वहाँ पहुँच गए थे शेरवानी पहन करके। फिर रात को डिनर हुआ, जी। और नेहरू ने स्टेज बना था, नेहरू डिनर साथ किया बच्चों के, जी। बिठा दिया, डिनर लिया, बहुत शानदार डिनर, और स्पीच थी। जवाहरलाल नेहरू की स्पीच बहुत अच्छी थी। जी। फिर स्टूडेंट्स यूनियन के प्रेसिडेंट उनसे मिले कि साहब लड़कों को एड्रेस कर दीजिए यूनियन हॉल में। जी। तैयार हो गए वो। तो वो जब ऊपर छत पर चढ़े जहाँ से एड्रेस करते हैं, तो प्रेसिडेंट ने उसके कान में कहा साहब यहाँ फॉरेनर भी हैं हमारे यहाँ, जी। अफ्रीका के उस वक्त लड़के बहुत थे वहाँ पे, अफ्रीकन जी। कंट्रीज के। वो समझ गया कि मतलब इंग्लिश में बोलूँ मैं ये जी, कि जी। यस, तो उसने इंग्लिश में स्पीच दी। जी। और प्रेसिडेंट यूनियन ने मेडिकल कॉलेज की डिमांड रखी जी। कि साहब यहाँ एक मेडिकल कॉलेज भी होना चाहिए। तो उसने कहा वाई नॉट। ये नेहरू ने कहा वाई नॉट, मेडिकल कॉलेज। और उसके फर्म एश्योरेंस पर उस मेडिकल कॉलेज का नाम अब भी जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज रखा गया, जी। क्योंकि उन्होंने बहुत ही उसी टाइम तय हो गया था कि ये उसी टाइम तय हो गया जब भी बनेगा जवाहरलाल नेहरू, तो JNMC जिसको आज बोलते हैं। खैर चले गया था। उसी दौरान होता था कि यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग कॉलेज में एक एग्जीबिशन लगा करती थी, जी। बच्चे मॉडल तैयार करते थे हाँ। और दिखाते थे, एग्जिबिट करते थे शाम जी। को। तो मुझे ये मॉडल मिला कि अगर कोई आदमी विदेश चला जाए जी। और उसके पास कुछ गमले हैं और वो घर में कोई नहीं लॉक करके जाना चाहते हैं 1 महीने के लिए, जी। तो कोई ऐसा तरीका निकालो कि बिना पंपिंग के, बिना सर्वेंट के, बिना माली के हाँ। ये गमले सूख ना पाए, इनको पानी मिलता रहे जी। विदाउट एनी अटेंडेंट। तो ये तो बड़ा टेढ़ा मामला था भाई, बिना पानी कैसे होगा। तो वो जो मकान मालिक थे, एक ड्रम दे सकते हो मुझे? जी। हाँ दे देंगे। तो उस ड्रम में पानी भरा और मैं बाजार से
मूंज का एक मोटा रस्सा जी 1 इंच जाएगा हाँ लाया, उसका एक सिरा उसमें ड्रम में डुबाया और गमलों में नीचे उसको टच किया, जी तो वो कैपिलरी एक्शन से, मूंज के कैपिलरी एक्शन से वो उसकी जड़ों में हमेशा नमी बरकरार रही। जी जी जी। तो इस पे साहब बहुत लोगों ने अप्रिशिएट किया, ये तो यार ये तो बहुत ही साइंटिफिक अप्रोच आपने लगाई सर। कि कैपिलरी एक्शन से बताइए कोई भी नहीं है, मूंज तो सूखती नहीं है, अगर पानी उसको मिलता है जड़ को, जी तो वो पेड़ के जो गमले की जो जड़ थे उसको वो टच कर दिया। जी नेहरू ने कहा ये क्या है, कहता मैंने एक्सप्लेन किया, तो बोला कि भाई वेरी गुड। नेहरू ने कहा वेरी गुड। तैयब भी साथ में प्रिंसिपल थे, जी नाम पूछा मेरा, जी नाम इसराइल, उसने भी शेर बड़ा खून इसराइल आ जाता है आखिर जोश में, तोड़ देता है मूसा कोई तलिस्म सामरी। ने उसने ये कहा प्रिंसिपल से कि दिस बॉय विल डू समथिंग इन लाइफ। उसने ये कहा दिस बॉय विल डू समथिंग इन लाइफ। अगले दिन छुट्टी कर देते हैं, जब वाइस जाता है तो लड़के चिल्लाए साहब छुट्टी छुट्टी, तो छुट्टी कर दी गई। अलीगढ़ का माहौल बहुत अजीब व गरीब था, वहाँ बहुत डिसिप्लिन था, सलाम करते थे, सीनियर्स की बड़ी इज्जत होती थी, टीचर्स की बहुत इज्जत होती थी, और वहाँ सबसे बड़ी बात ये है कि रहने का सलीका जो है वो सिखाते थे। जी आपको रहना कैसे है, पहनना कैसे है, खाना कैसे है, बोलना कैसे है, डाइनिंग हॉल में किस तरह आपको खाना खाना है, जी किस तरह अपने पास में बैठे हुए साथी का ख्याल रखना है, जी किस पोस्चर में बैठना है, जी आपको ड्रेस में जाना है, ऐसा नहीं कि आप ऐसे चले जाएं। जी सर। और बहुत सी चीज़ें बताई वहाँ पे, ऐसे कुर्ता पायजामा पहन के गेट से बाहर नहीं निकल सकते, तो आपको प्रॉपर यूनिफॉर्म में जाना पड़ेगा। जी तो मैं जब तक अलीगढ़ रहा मैं शेरवानी पहनता रहा, जी जी मैं पैंट शर्ट नहीं पहनता था। जी वो कंफर्टेबल भी थी, फिर मुझे चीप भी थी। वो भाई दो शेरवानी सिलवा लो, एक धुलने गई एक पहन ली, छुट्टी गई, आप पे खर्चा भी ज़्यादा नहीं पड़ेगा। जी तो धीरे धीरे स्ट्रेंथ बढ़ती रही। मैं जब इंजीनियरिंग मैंने वहाँ से कंप्लीट किया तो मैंने कहा कि अब क्या करूँ, तो मैं चौधरी यासीन से मिला जी कि साहब मैंने ये इंजीनियरिंग पास किया है, अब मैं क्या कोई जॉब हो कैसे मिलेगा। जी सर, मैं उस पर आऊँगा, बट मैं थोड़ा सा अलीगढ़ के बारे में और थोड़ा जानना चाहता हूँ आपसे कि अलीगढ़ जो है एक तरह से तमीज़ और तहजीब का मरकज़ कहा जाता है, तो आपको लगता है कि अब बदलते दौर में उन वैल्यूज़ में कुछ कमी आई है? कमी आई है, एक तो पहले था बहुत अच्छी और सलीस उर्दू बोलते थे लोग, तकरीरें बहुत अच्छी होती थी। अब जो बाहर से बच्चे आए वो ज़्यादातर उर्दू मीडियम से पढ़ के नहीं आए, हिंदी मीडियम से पढ़ के आए, उनको दिक्कत आई, उसकी वजह से उस पर असर पड़ा है। और वहाँ पे जो यूनियन हॉल में जो तकरीर होती थी वो इतनी पाए की होती थी कि उनका कोई मुकाबला ही नहीं है। अच्छा सर, सर सैयद अहमद खान से हर अली इंस्पायर्ड होता है, तो आप बताएं कि आपको कौन सी सर सैयद की कौन सी ऐसी टीचिंग्स थी जिसने आपको सबसे ज्यादा मुतासिर किया? सर सैयद की जो सबसे बड़ी टीचिंग लगी, उसने जो जदीद तालीम के लिए उसके दिमाग में बात बैठी, वो अपने वक्त से 200 साल आगे ही सोचते थे। जी। जब उससे गालिब ने ये कहा कि सर सैयद से देखो स्टीम इंजन आ गया है, जी, अब सोच लो ये खाली आमदन गुजारा ये नहीं चलेगा, जी, फालतू ये नहीं चलेगा, कुछ साइंस पढ़वाओ, मॉडर्न एजुकेशन दिलवाओ, तब और बहुत पीछे रह जाओगे। फिर उसने सोचा देखा कि क्या क्या करें, कौम तो जहालत में है, तो उसने ये किया कि इस कौम को इन्वॉल्व कैसे करें। एक तो उसने मैगजीन निकाला, जी, लोगों को बेदार करने के लिए, तहजीबुल अखलाक के नाम से निकाला, शुरू में यूनिवर्सिटी गजट के नाम से निकला, जी, और उसमें अच्छे अच्छे मज़ामे लिखते थे, तो अच्छे राइटर थे ही थे। जी जी। वो ये कहते थे कि इनको इन्वॉल्व किया जाए, इदारा जो बनवाएंगे उसने बेतता कर लिया कि इरादा बनना है, जी, और अंग्रेजों से दुश्मनी न ली जाए, क्योंकि इनसे ग्रांट भी लेनी है, एफिलिएशन भी लेना है, कोलैबोरेटिव अप्रोच रखी है, और इनके पास जो इल्म है साइंस टेक्नोलॉजी का, जी, वो इनसे दुश्मनी करके नहीं सीख सकते। जी जी। वहाँ से हमें इंग्लैंड से टीचर मंगाने पड़ेंगे, हमें जाकर सीखना पड़ेगा। तो सर सैयद चूँकि खुद अरबी और फारसी वाले थे, तो वो अंग्रेजी बहुत नाम मात्र को जानते थे, और साइंस तो बिल्कुल नहीं, लेकिन साइंस की कदर जानते थे वो। अंग्रेजों से दोस्ती करनी शुरू कर दी। तो लॉर्ड लिटन से इमारत का बुनियाद रखवाया, स्ट्रेची हॉल की बुनियाद रखवाया, और मॉर्सन कोर्ट में भी रखवाया, इस तरह से साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की। फिर उसने कहा कि चंदा
अगर ये लोग देंगे तो ये अपने को इन्वॉल्व करेंगे, हमारा इस इदारा है ये, जी इनसे चंदा लो और उसी गवर्नमेंट तो उसको देती नहीं थी पैसा, ये तो प्राइवेट स्कूल है। खैर सन 75 में 1875 में ये जामियातुल उलूम बना और ये शुरुआत उसकी हुई। फिर चंदा दिया और सबसे ज़्यादा चंदा देने में कि हर स्टेट में जाते थे ये, सबसे ज़्यादा पंजाब ने मदद करी। पंजाब उसको डिवाइड नहीं था, वो बहुत हेल्प करते थे और कई जगह हो गए और चंदा करते थे। यहाँ तक कि इसके लिए कोई स्टेज प्रोग्राम भी करना पड़े ना, डांस भी करना पड़े तो वो भी कर दो जी कई लोगों ने कहा कि साहब वो तवाइफों से तुम ले लो चंदा के, ले लेंगे, उससे हम वो तो खाने बनवा देंगे, लेटरिन बनवा देंगे, क्या फ़र्क पड़ता है। जी माहौल समझने के लिए इनके जो इदारे हैं इनको देखा जाए ये कैसे चलाते हैं जी और वहाँ माहौल क्या है। तो इसने प्रोग्राम बनाया कि मैं 1 साल के लिए ऑक्सफोर्ड। लंदन जाऊँ। जी ये दोनों बाप बेटे गए और वहाँ पे 1 साल रुके। फिर ये ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज दोनों यूनिवर्सिटीज़ को देखा, लाइब्रेरी देखी, उनकी जो अंजुमन है, उनकी सोसाइटीज़ है, क्लब है, खेल के मैदान सब देखे। जी और वहाँ पे उसको जब ये लंदन में थे तो विलियम मोर थे यहाँ पे यूपी के गवर्नर। जी उसने नबी करीम की शान में गुस्ताखी लिखी, उसने बहुत नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करे, तो सर सैयद ने कहा कि इसका जवाब देना ज़रूरी है। तो वहाँ की लाइब्रेरी से जिसका रेफरेंस उसने दिया था वो मवाद सब वहाँ की लाइब्रेरी में मिल गया, लंदन की लाइब्रेरी में, लेकिन इस पर पैसे नहीं थे छपवाने के लिए। जी तो इसने मेहंदी को लिखा, मेहंदी जो यहाँ के भोपाल के थे राजा, उसको लिखा कि साहब मेरी कुछ मदद करो, जी कहाँ से दें। उसने कहा कि इंतजाम नहीं हो पा रहा है। उसने कहा मेरा घर जो है उसको गिरवे रख दो या बेच दो, लेकिन मुझे जवाब देना है। खैर एनी हाउ वो इंतजाम कुछ हुआ और वो किताब लिखी गई और बड़ी शानदार किताब लिखी गई जो उलमा सर सैयद के आइडिया के ख़िलाफ़ थे, जो इसको कुफ्र का फतवा, वो भी इसके कायल हो गए। तो इत्तेफाक से यूपी इरिगेशन में मेरा एज असिस्टेंट इंजीनियर मेरा सिलेक्शन हो गया और मेरी पोस्टिंग ऋषिकेश में हो गई एज असिस्टेंट इंजीनियर यूपी इरिगेशन डिपार्टमेंट। वो एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है ऋषिकेश और गंगा के किनारे पे है। तो वहाँ मैं करीब 2 साल रहा। उसके बाद वहाँ से मेरा ट्रांसफ़र हुआ कालागढ़। वो एक रामगंगा डैम बनाया, एक नदी है रामगंगा, उसका अक्रॉस डैम बना के वहाँ पे एक हाइडल प्रोजेक्ट का प्रॉब्लम था। तो वहाँ पे 70-80 इंजीनियर्स काम करते थे, मेरी भी शिफ्ट में ड्यूटी लग गई। तो वहाँ क्वार्टर फ्री था। तो मेरी शादी हो गई थी 1962 में, तो मैं अपनी वाइफ को लेकर के वहाँ रहने लगा। तो कालागढ़ में रहा मैं करीब 2.5 साल। तो वहाँ प्रोजेक्ट पर मैंने लर्निंग बहुत करी। कंक्रीट टेक्नोलॉजी की पूरी मुझे ज्ञान वहीं से हुआ, कैसे होता है, स्ट्रेंथ कैसे आती है एंड हाउ टू डू इट। और इसमें इंग्रेडिएंट्स जो हैं, ख़ासतौर से सैंड और स्टोन, इनका क्या रोल है, फाइन सैंड और कोर्स सैंड में क्या फ़र्क है। तो वो वहाँ जाके सब कुछ मालूम हुआ। तो मुझसे किसी ने कहा कि यार तुम ऐसा करो, हाइडल में वैकेंसी निकली है, तुम बिजली बोर्ड में चले जाओ। तो वहाँ मेरा सिलेक्शन हो गया। तो मैं वहाँ से रिज़ाइन करके बिजली बोर्ड में ज्वाइन कर लिया। अब ये बात है 69 की। तो बिजली बोर्ड में मेरी पोस्टिंग हुई फैजाबाद में। सर मैं ये जानना चाहूँगा कि अलीगढ़ ने आपको एक सोच दी और गवर्नमेंट जॉब्स में आप रहे मुख्तलिफ जगहों पर, उन्होंने आपको एक तरह से एक डिफरेंट एक्सपीरियंसेस दिए, लेकिन जो मिशन है वो है अरावली पब्लिक स्कूल का। सर इस मिशन के बारे में मैं शुरू से समझना जानना चाहूँगा। ओके। फिर सुल्तानपुर से मेरा प्रमोशन हो गया एज एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। तो मेरा पोस्टिंग हो गई अलीगढ़ के पास एक जगह है हरदोगंज, कासिमपुर भी कहते हैं उसे, वहाँ पोस्टिंग हो गई। तो उस वक्त वहाँ वाइस चांसलर थे सैयद हामिद। तो वो हरदोगंज और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी डिस्टेंस है ही नहीं, कुछ 10-12 किलोमीटर का फासला कर। तो मैं एक दिन उससे मिलने चला गया। तो उस वक्त उसकी मुखालफत बहुत होती थी सैयद हामिद, क्योंकि वो स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन चाहते थे और टीचर भी नाराज थे। तो टीचर्स की वो परफॉर्मेंस इवोल्यूशन मॉनिटरिंग करना चाहते थे।
कोई मक्कारी ना करे, ना टीचर खुश थे ना बच्चे खुश थे। ब्यूरोक्रेट थे सर, आईएएस ऑफिसर? हाँ ये सब बहरहाल उसके 5 साल ऐसे ही गुजरे। तो मेरी उससे बातचीत हुई, मैंने क्या किया जाए। जी उसने कहा देखो मैंने ये तय कर लिया है कि जब मैं रिटायर होऊंगा अलीगढ़ के बाद मैं रिटायर हो जाऊंगा। जी। अच्छा, आपकी लास्ट पोस्टिंग अलीगढ़ थी? उसके बाद फिर ये उसने कहा कि ऐसा करो कि मेरी हासिल मैंने ये तय कर लिया है कि मैं वाइस चांसलर से मेरा लास्ट टर्म है ये, जी उसके बाद मेरा रिटायरमेंट है। मैं कोई गवर्नर का या कोई इस किस्म का अहदा एक्सेप्ट नहीं करूँगा। जी और वो शख्सियत के ज़बरदस्त कायल थे, ज़बरदस्त। वो कहते थे कि इस जैसा आदमी कोई पैदा ही नहीं हुआ। जी वो तो कहते थे, वो उसको तो पैगम्बरों से ज़्यादा उसको दर्जा देते थे कि ये इतना दूरअंदेश आदमी जो अब से 200-250 साल आगे ही सोच रहे, ऐसा आदमी कहाँ मिलेगा आपको। जी तो उसने कहा मैंने तय किया कि मैं कोई जॉब नहीं करूँगा। और मैंने कहा फिर आप क्या करेंगे कि मैं एजुकेशन के मामले में बेदारी लाऊंगा, कारवा निकालूंगा ऑल ओवर इंडिया, जी लोगों को जगाऊंगा, ये करूँगा वो करूँगा। अच्छा। और उसने कहा कि आप जब रिटायर हों तो आप भी यही काम करिए जी कि आप मेवात के, मेवात तो बहुत ही बैकवर्ड एरिया है, जी वहाँ तो एजुकेशन कोई चीज़ है ही नहीं, जी मकसद मदरसा आगे कुछ है ही नहीं वहाँ पर, पॉलिटिशियंस भी कुछ हेल्प नहीं कर पा रहे मेवात की। जी कोई सोशल वर्क ही किया जाए। वो सोशल वर्क ये है कि कोई इनके लिए अच्छा मयारी इदारा कायम किया जाए। तो सैयद अहमद ने एक बात कही थी, आए थे यहाँ कई मरतबा, ज़मीन के सलेक्शन में भी उसने मदद करी हमारी। जी तो उसने कहा कि ज़मीन ये ले लो, दुश्वारी आएंगी आती रहेंगी, जी वक्त गुजरता जाएगा और सोल्यूशन निकलते रहेंगे। ले ली ज़मीन हमने, दुश्वारी आई। फिर उसने ये कहा ये जो है अपने ज़िंदगी का तजर्बा, उसने बताया कि मैं अपनी ज़िंदगी का तजर्बा बता रहा हूँ कि अगर आपकी नीयत ठीक है जी और आप ईमानदार हैं तो आपको कोई कामयाबी तो रोक नहीं सकता। ये 2 प्रिंसिपल ठान लो तुम। तो उसी वक्त से मैंने फिर सोचा कि अब यहाँ मेवात में एक इदारा कायम करना है। जी। सर नाम कैसे रखा अरावली, इसके पीछे की? अरावली जो पहाड़ है जी इसको मेवात के और फार्म में काला पहाड़ बोलते हैं। जी जी और ये हमारे फादर कहा करते थे कि ये काले पहाड़ के बिना मेवात की तारीख नामुकम्मल है। जी ये वर्ल्ड का ओल्डेस्ट माउंटेन है, रेंज ऑफ हिल्स है। जी फिर मैंने हिस्टोरियन से जोग्राफर के वाकई इसमें कोई दो राय नहीं जी कि ये ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है जी। अरावली। तो मैंने कहा कि अरावली हम किसी बाप दादा के नाम पर नहीं रखेंगे, किसी के नाम पर नहीं रखेंगे, नेचर के साथ चलेंगे। अरावली पब्लिक अरावली के दामन में स्कूल, अरावली पब्लिक स्कूल रख देंगे। जी तो सैयद अहमद ने कहा बिल्कुल सही नाम रखा आपने। फिर उसके बाद ये 49 बच्चे थे कुल पहले साल। अब टीचर कहाँ से लाए? तो आपने प्राइमरी स्कूल से ही स्टार्ट किया? प्राइमरी स्कूल से। तो तो आपका थॉट प्रोसेस क्लियर था सर कि आप इसे रेजिडेंशियल स्कूल ही बनाएंगे? ये सब था, तय हो गया था कि बनाना रेजिडेंशियल, लेकिन जी स्लोली ग्रेजुअली। जी। अब टीचर्स कैसे हायर किए सर आपने? टीचर्स जी तो हमने कहा क्या करें? सैयद अहमद ने कहा कि ऐड निकाल दो। मैंने ऐड में तो बहुत पैसा लगता है जी कि ऐसा है कि उर्दू एकेडमी में मेरा योगदान बहुत ज़्यादा रहा है। तो उन्होंने मुझे 35,000 इनाम दिया है मेरी सर्विस देखते हुए। तो वो 35,000 आपको दे देता हूँ। तो उससे हमने ऐड निकाला। तो कर्नल जैदी थे, एक जो आर्मी में एक एजुकेशन कोर होती है, जी सर। तो वहाँ से वो रिटायर हुए थे। वो दिल्ली में रहते थे। हमने उनसे कहा कि भाई आप आइए, इंटरव्यू लिया। तो उसने कहा सही है शुरुआत तो करो। तो शुरुआत हमने कर दी और उस जैदी के थ्रू कुछ टीचर्स भी मिल गए, कुछ हामिद साहब टीचर, तो 4-5 टीचर्स आ गए। तो एक लड़की खानपुर घाटी की थी समीना, वो प्राइमरी टीचर थी। एक अख्तर, शमीम अख्तर एक टीचर था, वो मिल गया। कुल 3-4 टीचर थे बस। जी और उनके लिए खाने का इंतजाम कर दिया हमने नीचे, सब वही रहते थे। धीरे धीरे करके भी उसके बाद फिर कुछ ये हुआ कि अगले साल स्ट्रेंथ थोड़ी बढ़ गई। फिर धीरे धीरे ऐसे बढ़ते रहे। हर साल एक क्लास, हामिद ने कहा कि अब तुम 2 क्लास ऐड करो, वरना तुम्हें तनख्वाह देने में दिक्कत आई लोगों को। जी स्ट्रेंथ तो बढ़े कुछ। तो फिर हमने
5th क्लास के बाद एकदम 8th क्लास का शुरू कर दिया। 8th क्लास के बाद फिर ये टीचर्स का इंतजाम किया, कुछ लोकल लिए, कुछ और आए, ऐड दिया। तो हॉस्टल की बात है, हॉस्टल कैसे बने। तो एक गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम थी, बैकवर्ड मुस्लिम माइनॉरिटी एरियाज के जो लोग हैं उनको एजुकेशन के लिए कुछ ग्रांट देते थे वो। ये कांग्रेस के ज़माने की बात है जी। तो वहाँ से हमें करीब 30 लाख रुपए वहाँ से मिल गया। तो उससे हमने कलाम हॉस्टल बना लिया जी। फिर और कोशिश करी हम लोगों ने। तो एक इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक जद्दन है उसका हेडक्वार्टर, उनको हमने अप्रोच किया। उनका जो हेड कन्वीनर था वो हैदराबाद में रहता था, वो आया, विजिट किया तो बड़े खुश हुए देख करके, और उन्होंने हमें एक गर्ल्स हॉस्टल के लिए पैसा सेंड कर दिया। तो उसके नाम पे एक आयशा हॉस्टल बना दिया जी। इसी तरह से सिलसिला चलता रहा और हमने फिर अप्लाई कर दिया एफिलिएशन के लिए। जी। एफिलिएशन हमें मिला, वहाँ की टीम आई, बोले तुम ऐसे बैकवर्ड एरिया में, जंगल में, वीराने में कहाँ चक्कर पड़ रहे हो। मैंने कहा यही तो कमाल की चीज़ है, यही तो काम है, यही तो असल काम है, जिसको कोई करना नहीं चाहता जी। तो हम करेंगे। खैर एफिलिएशन हमें मिल गया 10th क्लास तक का, सीबीएसई बोर्ड से। सीबीएसई से। कौन से ईयर में? ये मेरा शायद 2005 में। अच्छा, ओके। फिर हमें एक बहुत अच्छा प्रिंसिपल मिल गया, एमएन हसन जी। मुंशी नाजमुल हसन, ये बंगाल का था। ये सरदार पटेल स्कूल दिल्ली में है, वहाँ टीचर था ये। जी। तो हमने इसको अप्रोच किया तो ये तैयार हो गया। उसने फिर इतनी जी जान से मेहनत करी, इतनी जी जान से मेहनत करी कि वो जान डाल दी स्कूल में। जी। वो अच्छी ब्रिलियंट था, जीनियस था, और उसने साइंस पर खास तवज्जो दी और लड़कियों की एजुकेशन बहुत तवज्जो दी। तो उसके बाद नेक्स्ट ईयर भीड़ लग गई एडमिशन की। एडमिशन हुए, हॉस्टल मिला, डे स्कॉलर भी आए, बैंक से लोन लेके बस भी खरीद ली। बैंक फाइनेंस करती थी भाई, 5 साल में रिपे करना, आपको EMI बन जाएगी। जी। इसी तरह से ये काम होता रहा। और फिर एक गवर्नर थे खिदवाई साहब, उस गवर्नर थे खिदवाई साहब, उसका नाम था पूरा अखलाकुर रहमान खिदवाई। मैं उनसे मिला, साहब हमें एक डाइनिंग हॉल बनवाना है, हमारे पास कोई डाइनिंग हॉल नहीं, हॉस्टल तो है जी। तो क्या करना है कि कुछ आप हमारी मदद कर दीजिए। क्या अच्छा ऐसा है कि मेरा विजिट होने वाला है फिरोजपुर झुरका का, जी। तो मैं आऊँगा वहाँ पर, दिखाइए मुझे। तो इत्तेफाक से उसका विजिट था फिरोजपुर झुरका का, तो वो स्कूल आया। तो उसने बहुत खुश हुआ और उसने वो भी अलीगढ़ का था, अलीगढ़ था। जी। जी। उससे पूछा भी, उसने अलीगढ़ के बारे में पूरा पूछा जी। कि तुम सरसेद के रास्ते पर चल रहे हो क्या। मुझसे ये बोले हाँ। कि नहीं, कोशिश है, सरसेद की दूरअंदेशी तो बड़ी गजब की थी। जी। जी। तो उन्होंने डाइनिंग हॉल के लिए हरियाणा गवर्नमेंट से पैसे दिलवा दिया, तो ये डाइनिंग हॉल बनवा दिया। और हमने कहा कि लॉन्ड्री भी चाहिए, जी। तो लॉन्ड्री, फिर नेक्स्ट ईयर उसने लॉन्ड्री के लिए पैसे दे दिया। जी। तो इस तरह से काम चलता रहा। फिर ये किया कि हम थोड़ी थोड़ी ज़मीन ऐड करते रहे। जी। प्राइवेट एक साल 1 एकड़ ले ली, अगले साल 1 एकड़ और ले ली। जी। तो अब हमारे पास टोटल ज़मीन 19 एकड़ है। तो इस तरह से ये काम चलता रहा। अब यहाँ ये हुआ है कि इसको बेस्ट स्कूल ऑफ डिस्ट्रिक्ट मान लिया गया है। जी। और स्पोर्ट्स में, गेम्स एंड स्पोर्ट्स में वी आर नंबर 1। स्टेट लेवल पे हमारे यहाँ लड़के लड़कियाँ दोनों को नाम है, जी। प्राइज़ मिलता है, अवार्ड मिलता है। और हमारे यहाँ के जो फारिग तहसील हैं, जहाँ से पढ़ के निकलते हैं, घर कोई नहीं बैठा है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई जॉब कर रहा है, कोई हायर स्टडीज़ में जा रहा है, जी। कोई कुछ कर रहा है, सब कर रहे हैं। उसकी हमारे पास बाकायदा एक डायरेक्टरी है, जी। सब के कॉन्टेक्ट नंबर हैं, कौन कहाँ क्या कर रहा है। तो करीब प्राइवेट और गवर्नमेंट मेडिकल करीब 15-20 लड़कियां तो मेडिकल डॉक्टर हो गई, 8 लड़कियां तो नल्हड़ मेडिकल कॉलेज में पढ़ रही हैं हमारे पास। सब जी। IIT में है, NIT में है, सब जगह है, सब ABU जगह में, है, जामिया सब में। जगह है। वो
आपको दे दूंगा पूरा, हमारे पास जी। डिटेल्स हैं। तो सर ये 25 साल का जो सफर रहा है, और जब आप इसको पीछे मुड़ के देखते हैं तो आपको सबसे ज्यादा फक्र किस बात पे होता है? मैंने कहा कि देखिए हमें शोहरत नहीं कमानी है, जी हमें अपना काम करना है। कभी भी अखबारों में मैंने अपना ऐड नहीं दिया, किसी पंचायत में कॉन्फ्रेंस में मीटिंग्स में नहीं जाता था। नेता लोग जाते थे अपने भाषण देते थे, लेकिन मैं नहीं गया। मैंने कहा चुपचाप अपना काम करेंगे। अभी आगे के लोग मुझसे कहते हैं कि खा स्कूल तो आपने बना दिया, कुछ आगे के तो सोचो। जी। तो मैंने उनको ये जवाब दिया कि इसको बेस्ट स्कूल बनाइए पहले आप। नहीं सर, आपका स्कूल तो बेस्ट है, लेकिन बस आपकी नहीं ये है अभी अभी जो जिस लेवल का मैं चाहता हूँ उस लेवल का नहीं है। जब तक यहाँ के बच्चों का दिमाग खुल नहीं जाएगा, एक्सेलेंट नहीं होंगे, इनको दाखिले तो बेस्ट यूनिवर्सिटी में अपने आप मिल जाएंगे। जी आपको यूनिवर्सिटी बनाने की जरूरत नहीं है, आपकी जमीन भी गवर्नमेंट ले लेगी और बच्चे बाहर के एडमिशन लेंगे, आपको तो दाखिले भी मिलेंगे। सर, आपके दिल के किसी तो मेरा ये है किसी कि कोने अपनी में ये ख्वाहिश नहीं है कि इसको आगे अपनी स्कूलिंग बढ़िया करो, इसको यूनिवर्सिटी तक लेके जाया जाए? यूनिवर्सिटी तक ले। यूनिवर्सिटी तो इंडिया में एक से एक अच्छी है। जी अगर आपके प्रोडक्ट अच्छी है तो ये लोग वहाँ जाएंगे, दो फायदे होंगे उससे। जी यहाँ मेवात में रहने से ये इनका जो इंटरेक्शंस है वो यहीं के लोकल लोगों में होगा ज़्यादातर। जी वहाँ बाहर जाएंगे तो वहाँ एक से एक इंटेलिजेंट बच्चे, हर कम्युनिटी के, हर कल्चर के लोग आएंगे, जी और तो उससे दिमाग खुलेगा, आपका पर्सनैलिटी इम्प्रूव होगी, विजन होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जी। वो यहाँ नहीं हो पाएगा। तो सर, अब आपके बाद आपके बच्चे आपकी लेगेसी को कैरी फॉरवर्ड करेंगे। अगर उनका विजन है यूनिवर्सिटी बनाने का, तो यूनिवर्सिटी बनाने की जरूरत नहीं महसूस कर रहा हूँ। यूनिवर्सिटी इंडिया में है कि DU है, जी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है, और नॉर्थ कैंपस है दिल्ली का जी है, लेकिन इसमें मेरिट से होता है एडमिशन। जी तो आप उस कैटेगरी के बच्चे पैदा करिए, दाखिला वहाँ मिल जाए। जी आपको यहाँ मिल जाएंगे, आपका जो लोकल बच्चे भर लेंगे उसमें इंटरेक्शन नहीं होगा आपस में, जी डेवलपमेंट नहीं होगा, जी खुलेंगे नहीं, और एडजस्ट करना नहीं सीखेंगे वो लोग। जी टेक्निकल कोर्सेज। इंस्टीट्यूट को लाई जाए, जी क्योंकि अब टेक्नोलॉजी का ज़माना है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, जी और हर चीज़ बदल जाएगी। जी जो काम घंटों में होते थे वो चंद मिनट में हो जाएंगे। तो आपकी क्या सोच है, इंजीनियरिंग कॉलेज स्टार्ट करने का है या? नहीं, इंजीनियरिंग कॉलेज तो बिल्कुल नहीं है। जी इंजीनियरिंग कॉलेज तो जिन लोगों ने खोले वो सब बंद कर दिए लोगों ने, जी उनका कोई स्कोप नहीं है। अब तो ऑटोमेशन का ज़माना आ रहा है, जी हर काम मशीनों से हो रहा है, और इसमें AI का बहुत बड़ा रोल होगा। जी। तो अगर करना भी है तो टेक्नोलॉजी की तरफ जाइए। सो टेक्नोलॉजी में क्या सोच है आपकी कि कुछ शॉर्ट टर्म कोर्सेज चलाए जाएं या? नहीं, पहले तो ये कि अभी जिस लेवल पे मैं चाह रहा हूँ कि ये स्कूल आए, हरियाणा का बेस्ट स्कूल हो जाए, नॉट ओनली गुड़गांव, जी तब लगेगा हाँ यहाँ के बच्चे तो फिर तो कहीं भी जाएंगे, उनको कोई डिनाई नहीं कर सकता एडमिशन के लिए। जी। और सारी ताकत इसको एक्सेलेंस पे लगाइए, क्वालिटी पे लगाइए। तो उसके लिए रोड मैप है सर कि कैसे आप इसलिए इसको बेस्ट रोड स्कूल में बनाएं? अच्छी फैकल्टी लाइए, जी उनका एक्सपोजर दीजिए बच्चों को लेबोरेटरी में, खेल में, हर चीज़ में इन्वॉल्व करिए और उनसे इंटरेक्ट करिए। जी और जो डे टू डे जो हो रहा है उसको जो सीखा उन्होंने उसको अप्लाई करें, ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, जी तब दिमाग खुलता है। ऐसा कुछ होता नहीं। इंक्विजिटिवनेस बढ़ानी है, सवाल पूछे बच्चे। हमें पेंशन मिलती है 1,42,000, हमें कोई दिक्कत नहीं है, घर अपने पास है। तो हमने स्कूल को जरिया आमदनी के जरिए नहीं बताया, स्कूल चल रहा है। तो सर, अभी आपका स्कूल सिल्वर जुबली सेलिब्रेट कर रहा है, इसको 25 साल हो गए हैं। तो आप जब ये 25 साल का सफर देखते हैं तो आपको कैसा महसूस होता है? मुझे अच्छा महसूस होता है, कुछ अचीवमेंट है, जी लेकिन बहुत कुछ करने की जरूरत है। असल मकसद ये है कि बच्चों को जहानत, इंटेलिजेंट और इस लायक बनाइए कि वो आने वाले समय को पहचाने और उस हिसाब से काम करें। अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना आ रहा है जी तो उस लाइन में चलिए। ज़माना इतनी तेज़ी से बदल रहा है, इतनी तेज़ बदल रहा है कि हर आन बदल रहा जी। है। आपको अगला पल क्या होगा आपको नहीं मालूम। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी का दौर है सर, कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, उसमें आप मेवात को कहाँ देखते हैं? तो सर, पेरेंटिंग पे आप बहुत जोर देते हैं, मैंने जितने भी पेरेंटिंग पे मैंने कई सेशन किए हैं। जी पेरेंटिंग पे कई राइटर्स की किताबें भी हमने पढ़ी हैं। जी सक्सेसफुल पेरेंट्स की कई किताब हैं, मुर्रा की किताब पढ़ी है, और हमने पेरेंट्स को बुला के यहाँ मीटिंग भी करी है। तो पेरेंट्स ज़्यादातर कम पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे तो हैं, जी लेकिन कोई किसी कुरान शरीफ पढ़ लिया, हिफ्ज कर लिया। बगल में जो स्कूल है यहाँ पे हिफ्ज कराते हैं। जी
मैंने उनसे कहा कि भाई तुम हिफ्ज तो करा रहे हो, कुरान शरीफ तो अरबी में है, जी हिफ्ज करा दी, लेकिन हाफिज बन गए वो, जी लेकिन उसके माने तो समझते ही नहीं है। जी और जो खुतबा देते हो अरबी में, जुमे के रोज वो भी अरबी में देते हो, वो भी किसी को समझ नहीं आता। तो क्या मैसेज करना चाहते हो, कुरान की तालीमात क्या है, अल्लाह कुरान में क्या चाहता है बंदों से, इसमें जबकि इसमें हिकमत भी है, हिदायत भी है, सब कुछ मौजूद है, नूर भी है। जी तो वो तो रटवा के तुमने खत्म कर दिया, वो उसका असल जो मकसद है हिदायत का, जी वो तब आएगा जब इसको उनके दिलों में उतारोगे कुरान की तालीमात को, और वो तब आएगा जब अरबी ज़बान सिखाओगे। तो सर अगर आपको पेरेंट्स के लिए एक मैसेज कन्वे करना हो इस मीडियम से तो आप क्या कहना चाहेंगे उनको? मैं तो ये सोच रहा हूँ कि पेरेंटिंग का एक स्कूल खोलना चाहिए। पेरेंटिंग का ही एक स्कूल खोलना चाहिए। हाँ। ओके और जो गार्जियंस वाकई इंटरेस्टेड होंगे वो आएंगे, पहले उनको पढ़ाइए आप, तब वो अच्छी नस्ल अच्छे बच्चे आपको दे पाएंगे। सर ये तो बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग कॉन्सेप्ट है जो आपका है, बट ये नहीं, ये तो बहुत दिन से हमारे दिमाग में है कि हम ये कैसे मुमकिन होगा सर? ये मुमकिन नहीं होगा कि ये कुछ नहीं, लेकिन 5% 7% गार्जियंस ऐसे हैं जो अपने बच्चों को आगे बढ़ाना चाहता है। तो उसमें क्या टीचिंग्स होंगी पेरेंट्स के लिए सर? पेरेंट्स के लिए उनको पहले हम सिखाएंगे साफ सफाई, हाइजीन, जी पोस्टर्स, मैनर्स, एटिकेट्स, ये सब है। आपका प्लान है सर रावली में ही उसको स्टार्ट करने का? अरावली में ही शुरू करेंगे, नेक्स्ट ईयर में, नेक्स्ट ईयर का प्लान है आप? नेक्स्ट ईयर प्लान। तो उसमें प्रॉपर एडमिशंस होंगे कैसे सर, कैसा ये? नहीं, इसको हम ये चाहते हैं कि इसको हम ऑलमोस्ट फ्री करना चाहते हैं, वरना कोई आएगा ही नहीं। जी सेलेक्टेड पेरेंट्स के लिए एक क्लासरूम होगा। सर फ्री की चीज को भी लोग सीरियस नहीं लेते हैं। लेते नहीं, लेकिन इनके बस का नहीं है, जो ये बच्चों की फीस भी नहीं देता है। इतना तंग करते हैं बच्चों की फीस देने में, पूछो मत। और कुछ लोग तो कहते हैं भाई फीस को नहीं दे रहा, अरे दे देंगे, हमको गाँव से थोड़ी भाग जाएंगे। जी नहीं देते फीस, हर साल हमारा 1-2 लाख रुपये डूब जाता है, नहीं देते। तो वो लोग नहीं देते हैं जो दे नहीं सकते हैं, या नहीं, कुछ तो होते हुए भी लोग नहीं देते? होता, कुछ तो ऐसा है, 1-2% के साथ रियल मजबूरी हो सकती है, कुछ हो सकती है। बच्चों को की आदत भी खराब कर रहे हैं, बच्चों को इतने पैसे दे जाते हैं कि जाओ तुम ढाबे से ये खा लो, वो खा लो, वो जो जंक फूड है जी उसको बढ़ावा दे रहे हैं लोग, उससे और सेहत खराब होगी। तो पेरेंटिंग का स्कूल जो आप क्लासेस स्टार्ट करेंगे तो इससे आपको लगता है कि सोल्यूशन निकलेगा? इसको ये है कि इसको डे स्कॉलर रखेंगे, जी और ये लोग इनके में इन सबके पास बाइक सब है, ये ट्रांसपोर्ट अपनी लाए। तो इसके लिए अलग से फैकल्टी हायर करेंगे जो एग्जिस्टिंग फैकल्टी? इसके लिए गेस्ट फैकल्टी रखेंगे हम, जी। कभी आपको बुला लिया, जी कभी 1-2 आप जो रिकमेंड करें उसको बुला लेंगे, जी रिटायर्ड प्रिंसिपल को बुला लेंगे, जी और जो बहुत अच्छे जो सोशल वर्कर्स हैं उनको बुला लेंगे। जी इसमें मेरा ख्याल है कि इसके लिए अलग से फैकल्टी मिलनी तो मुश्किल, क्योंकि इसकी पढ़ाई होती नहीं है। जी कभी कभी जामिया से या अलीगढ़ से जो टीचर्स ट्रेनिंग वगैरह के जो उनको उनके प्रोफेसर्स को बुला लेंगे। सर ये आपका बहुत ही अच्छा एक कॉन्सेप्ट नहीं, है, बहुत अगर अच्छी आपने सोच है। पेरेंट्स को बिना पेरेंट्स का जहन बदले जी आपको कामयाबी मिलेगी, लेकिन स्पीड विल बी वेरी स्लो। जी अगर पेरेंट्स का दिमाग आपने बदल दिया जी और उन्होंने अच्छे बच्चे आपको दे दिए, जी फिर तो स्काई इज द लिमिट। राइट लेकिन अगर पेरेंट्स नहीं बदले और घर में वही गाली गलौज का माहौल रहा, जी गंदगी का माहौल रहा, गीबत का माहौल रहा, तो लड़ाई बच्चों पे झगड़ा का असर माहौल पड़ेगा रहा, हैं? उस पे बच्चों का असर पड़ेगा डेफिनेटली। बच्चों पर असर पड़ रहा है, जी। बहुत ज्यादा। सर मेवात जो है बहुत ही पिछड़ा इलाका माना जाता है, ये नीति आयोग की रिपोर्ट भी कहती है। तो आपको क्या लगता है सर, क्या इस पिछड़ेपन की क्या हम खुद उसके जिम्मेदार हैं या हमें सिस्टम ने पीछे छोड़ दिया? नहीं, ज्यादा जिम्मेवार तो हम खुद हैं। दूसरी बात है कि हमारे यहाँ इस पर काम भी नहीं हुआ। जी आजादी के बाद पीरियड ले लें, चाहे आजादी से पहले भी ले लें, 47 को भी 75 साल हो गए। जी मेवात को असल जो रूट कॉज है उसको नहीं समझा लोगों ने। वो क्या है? रूट कॉज ये है कि इनकी पेरेंटिंग, एजुकेशन से भी बड़ा मसला है पेरेंट। वो एजुकेशन से बड़ा मसला है। अगर पेरेंटिंग आपने सही कर ली, जी थोड़ा सब्र आपको करना पड़ेगा, जी। उनसे जो बच्चे निकलेंगे वो आपको रिजल्ट दे देंगे। और अगर आपने पेरेंटिंग सही की तो ये धड़ाधड़ बच्चा पैदा करते जाएंगे, ऐसे ही हमारा बेकार किस्म के बच्चा मिलते रहेंगे, आप जी। उनसे सर खपाते रहिए। जबकि पेरेंटिंग पे इस पेरेंटिंग किसी पे का मेरा ध्यान बहुत जा बड़ा नहीं रहा है फोकस, सर। बहुत बड़ा फोकस है, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है मेवात। बहुत बड़ी प्रॉब्लम। पेरेंटिंग इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम। सर एक बहुत बड़ा तबका है मेवात में जो ये मानता है कि पॉलिटिकल लीडरशिप जो रही है वो भी कमजोर रही है। आप क्या मानते हैं? कमजोर नहीं, ना के बराबर है, ना के बराबर है। इन्होंने देखिए जिन सियासी लीडरों ने एजुकेशन पर तो कोई काम हुआ ही नहीं।
एक ब्रेन में हाई स्कूल था, बाद में ब्रेन वो YMD बन गया, लेकिन उसकी हालत खराब है। जी वहाँ कोई लर्निंग एनवायरनमेंट भी नहीं है, वो भी खराब हो रहा है। जी उसको अब तक यूनिवर्सिटी बन जाना चाहिए था। जी 55 बीघा जमीन उनके पास मौजूद है शहर के पास, तो वहाँ भी कुछ नहीं हो रहा है। वहाँ उसमें ना टीचर फैकल्टी अच्छी है, ना बच्चे अच्छे हैं, ना कोई देखभाल है, ना कोई मॉनिटरिंग है, ना कोई परफॉर्मेंस इवेल्यूशन है, कोई सिस्टम ही नहीं। सर, आप एक विजनरी हैं और आप अपने एक्सपीरियंस से अगर आपको जो करंट पॉलिटिकल लीडरशिप है उनको कोई मैसेज देना चाहें तो आप क्या कहेंगे? मेरा ख्याल है कि अगर जो लीडर वाकई इंटरेस्टेड है तो दे शुड गिव फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी गिवन टू एजुकेशन। इस पर ज़्यादा ध्यान दें, और जहाँ भी कहीं भी जाएं अपनी मजलिसों में, तकरीबों में, ये लोगों ये गाइड करें कि भाई तुम सुधरो, वक्त बदल रहा है, अगर नहीं सुधरोगे, ये आदतें ठीक नहीं करोगे, संस्कार ठीक से नहीं दोगे बच्चों को, तो तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे, ऐसे रहोगे जैसे हो। सर, कोई यंग लड़का और लड़की है जो चाहता है कि वो स्कूल खोलना चाहता है, तो उसको आप क्या सलाह देंगे? और चूंकि अकेले ये अरावली स्कूल तो एक अकेला पूरी मेवात के लिए काफी नहीं है, जी इनको दूसरे इलाके में भी स्कूल खोलने चाहिए जी इसी लेवल के। स्पेशली गर्ल्स को ज्यादा प्रेफरेंस देना चाहिए, पूरे खानदान को, पूरे समाज को, मुआशरे को सुधार देगी। जी इनका रोल लड़कों से ज्यादा है, जी क्योंकि यही दादी बनती है, यही नानी बनती है, यही माँ बनती है। तो क्या चीजें सर उनको ध्यान में रखनी चाहिए जब कोई इदारा या स्कूल वो स्टार्ट करें? पहले ये करिए कि वो पहले वहाँ सर्वे करिए, जी जिस एरिया में आप स्कूल खोल सकते हैं वहाँ सर्वे करिए, एक जायजा लीजिए कि लोगों का माइंड सेट किस तरह का है, मेंटल सोच क्या है, क्या चाहते हैं, जी और आप के हम ख्याल कितने लोग हैं, कितने लोग आपके मिशन में जुड़ना चाहते हैं, जी इसका एक सर्वे करिए। जी सर्वे करने के बाद सबसे पहले फिर यही करिए कि इनको माँ बाप से कहिए कि साहब हम नहीं पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ा रहे हैं। जी माँ की गोद जो है तालीम का पहला गहवारा है। अगर कोई लड़का लड़की खोलना बहुत अच्छी बात है, लेकिन लड़कियों पर खास तौर से जरूरत इसलिए है कि ये फैमिली डेवलपमेंट में इनका बड़ा पॉजिटिव रोल होता है। जी लड़के भी पढ़े लेकिन लड़कियों पर ज्यादा ध्यान। अच्छा, अब हो क्या रहा है कि यहाँ तो शादी भी हो रही है तो डाउरी बेस्ड होते हैं, कहाँ कितना पैसा मिल रहा है, कौन सी गाड़ी दे रहा है। इसको कहते हैं, उर्दू में एक लफ्ज है इसके लिए, रियाकारी, दिखावा। अगर आपके अंदर दिखावा है कि मैं बहुत बड़ा हूँ, इससे बड़ा ना मैं कोई गुनाह समझता हूँ, और सबसे घटिया आदमी है वो। नाक के लिए कट मारते हैं लोग कि मेरी नाक ऊंची रहे, जबकि ये सबसे वाहियात चीज है। नाक के लिए न जाने क्या करते हैं लोग, हमारी नाक ऊंची रहे, चाहे शादी हो, ब्याह हो, इवन कुछ भी हो, ये ऐसा करते हैं। तो इनको सोशली एजुकेट करिए, इनका एनवायरनमेंट बदलिए, इनका सोच बदलिए, और इनको अपने हम ख्याल बनाइए। आप ठीक है, आपके पास आला तालीम नहीं है, आप फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं जानते, आई एग्री, लेकिन जो बुनियादी चीज़ है भाई, सरसैद के पास फिजिक्स केमिस्ट्री थोड़ी थी, लेकिन सरसैद ने तो ये देखा कि भाई सोच थी, जमाना इसी का, साइंस का। बिल्कुल। वो क्यों गए 1 साल लंदन में रहे, यही तो सीखने गए थे कि मैं इदारा तो खोल रहा हूँ, लेकिन कैसा इदारा चाहिए, मैं इसके लिए खुद पहले इंस्पेक्शन करना चाहता हूँ जाकर। जो वहाँ उसने जाके देखा, क्लब हैं, लेबोरेटरीज हैं, लाइब्रेरीज हैं, टीचर्स हैं, तब उसने कहा कि मुझे ऐसा चाहिए। उसी पैटर्न पे जब इसने मिनटों से स्कूल खोला। जब अरावली पब्लिक स्कूल अपने 50 साल कंप्लीट करे, 50 अभी तो 25 किया है, जब 50 साल कंप्लीट करे फ्यूचर में, तो मैं चाहता हूँ ये मेरे कॉलेज से बैठा हूँ, गोल्डन जुबली जब सेलिब्रेट करे, तो वो तो कोई और होगा। आप क्या चाहते हैं सर कि लोग आपको कैसे याद करें उस वक्त? जो तालीमी इदारों का जो मकसद है, अंग्रेजों ने क्या किया है, चाहे वो दून स्कूल हो, चाहे उन्होंने ये क्या बना के छोड़ते, लेकिन वो स्टिल मेंटेनिंग द स्टैंडर्ड। ये दूसरी बात है कि साइंटिफिक टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट इतने ज़्यादा हो गए कि शायद उसको वो भी नहीं कैच कर पा रहे। तो सर, आपको क्या लगता है कि तब तक अरावली पब्लिक स्कूल जो आपका विजन है कि पूरे हरियाणा में नंबर 1 स्कूल बने, आपको लगता है तब तक मुमकिन है? मैं चाहता हूँ यूनिवर्सिटी चक्कर मत पड़ो जी, इसको हरियाणा का बेस्ट स्कूल बनाओ, फिर तो आप दूसरे कंट्रीज में कहीं भेज दो, आपको वेलकम किया जाएगा आपका एडमिशन को, और वहाँ जो आप सीखेंगे और दूसरे कम्युनिटी, दूसरे कल्चर के बच्चों को कॉन्टेक्ट में आएंगे, आपकी लर्निंग ज़्यादा होगी। बाद में अगर बना भी देंगे तो ये भी रहेंगे
ये गिल्ला गपोड़ करेंगे, कुछ नहीं सर करेंगे। ये तो आपकी सोच है, लेकिन आपके बाद आपकी लेगेसी को आपके बच्चे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। अगर उनकी मॉडर्न सोच है, वो चाहते हैं कि इसको इंफ्रास्ट्रक्चर है, काफी बड़ा कैंपस है, इसको यूज करके एक यूनिवर्सिटी बनाई जाए तो। इसको स्कूल भी बनाइए, पहले तो स्कूल तो अच्छा करिए। अभी तो आपने जिस लेवल का स्कूल चाहते थे वो भी नहीं आया। जी पहले जो फर्स्ट लेवल है वो तो अच्छी हो जाए। इतना अच्छा स्कूल होना चाहिए कि दुनिया इंडिया की कोई भी यूनिवर्सिटी हो वहाँ आपको एडमिशन कोई डिनाई ना कर सके। जी अगर आप यहाँ मेवात में यूनिवर्सिटी बना दोगे, थर्ड रेटेड बच्चे आएंगे, कुछ नहीं होगा। सरकारी कॉलेज या यूनिवर्सिटी नहीं सर, आप ही के बच्चे हैं, वही उस यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे, वही उस यूनिवर्सिटी को आबाद करेंगे, उनका करियर रोशन होगा। तो आपकी वो जो तो- सर सैयद की देख- जो सोच है, सर सैयद की सोच भी एक स्कूल तक लिमिटेड नहीं थी। उन्होंने 150 साल पहले एक यूनिवर्सिटी का ख्वाब देखा था। तो आपको नहीं लगता कि यूनिवर्सिटी डायरेक्शन नहीं, उस तो अब तो यूनिवर्सिटी 4-6 ही थी सर के जमाने में, थी नहीं। जी अब तो सैकड़ों की तादाद में है। सैकड़ों हैं, लेकिन क्वालिटी एजुकेशन जो दे रहे हैं, जो तो मैं ये कह रहा हूँ ना, तो वो उसके लिए पहले नीचे से चलिए, जी पेरेंटिंग अच्छी करिए, बच्चों को टॉप क्लास एजुकेशन दीजिए, जी फिर उनको कोई रोक नहीं सकता। जी वो अपना रास्ता खुद खोद लेंगे, वो बाहर भी जाएंगे। जी यहाँ मेवात में इतना अच्छा माहौल भी नहीं है। जी उनको बढ़िया माहौल चाहिए, जो तब मिलेगा जब साउथ के बच्चे भी आएंगे, वेस्ट बंगाल भी आएंगे, हर इंडिया के हर कॉर्नर से आएंगे। जी तो वो मेवात में तो नहीं हो पाएगा, मेवात में कोई नहीं आएगा। सर, जब आपके बाद जब स्कूल की लेगेसी कैरी फॉरवर्ड होगी, तो आप उसमें क्या चाहते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो जो ज़रूर हों, और कौन सी ऐसी चीज़ें जो आप कभी नहीं चाहेंगे कि मैं ये चाहता हूँ, एक तो पेरेंटिंग पर ध्यान दिया जाए, जी मोस्ट इम्पोर्टेंट। गांव में पंचायत लेवल पे हो, स्कूल में भी हो, जो पेरेंट्स हैं कम से कम इनकी हफ्ते में 2 या 3 दिन बुला करके इनको समझाओ। जी और दूसरी बात यह कि इनको अच्छा इंसान कैसे बनाए हम लोग, ये बहुत मुश्किल काम है। जी उसमें हर इदारे फेल हो रहे हैं। वो डिग्रियां तो दे रहे हैं, पर दे आर अनेबल टू मेक द डिसेंट पर्सन, डिसेंट सिटीजन्स। जी डिसेंसी तब आएगी जब उसके लिए प्रॉपर माहौल हो, एनवायरनमेंट होगा। जब तक अच्छे टीचर्स नहीं होंगे, अच्छे बच्चे नहीं होंगे, जी तभी आएगा डिसेंसी। ऐसे थोड़ी आ जाएगी। सर, किसी भी स्कूल की जो एक विरासत होती है, वो होते हैं उसके अलुमनाई। अब आपका स्कूल सिल्वर जुबली सेलिब्रेट कर रहा है, तो आपका क्या मैसेज है आप अरावली पब्लिक स्कूल के अलुमनाई के लिए? तरक्की करें, दिन रात तरक्की करें, एक दूसरे की मदद करें, हेल्प करें, एक नेटवर्क बनाएं। जी हम भी अभी दुनिया को देख रहे हैं, और इतनी तेज़ी से चेंजेस आ रही हैं कि आज जो चीज़ तय कर रहे हैं, हो सकता है कल वो भी आउट ऑफ डेट हो जाए। सर, आप सेटिस्फाइड हैं अपनी लाइफ से, मुतमईन है पूरी तरह से? मैं सेटिस्फाइड हूँ, कम से कम जितना मैंने किया है। हालांकि ये बहुत जिस क्वालिटी उस लेवल का मैं चाहता था, वो लेवल तो नहीं है, जी लेकिन कुछ तो हुआ है। कुछ नहीं, बहुत कुछ हुआ है सर। हाँ, हुआ है तो और होगा। जी तो आज ये अरावली कहना- पब्लिक देखिए, स्कूल के हमारा ये है बच्चे, कि इन्नल्लाह मा साबिरीन, अल्लाह सब्र वालों के साथ है। पेशेंस जरूरी है इस काम के लिए। 25 साल हो गए, ये सब्र ही तो है, जी जी पेशेंस ही तो है। सर, कोई रिग्रेट आपके दिल के किसी कोने में रह गया हो आपकी जिंदगी का? रिग्रेट मुझे कोई नहीं, मैं खुश रहता हूँ, ग्रेटिट्यूड को बहुत फॉलो करता हूँ, हर एक का भला चाहता हूँ। कोई मुझे जो मेरा बुरा चाहता है, मैं उसको भी उसका ही भला चाहता हूँ। यही है। सर, आपको अपनी जिंदगी अगर एक वर्ड में डिस्क्राइब करनी हो, तो वो क्या होगा सर? पॉजिटिव थिंकिंग, जी ग्रेटिट्यूड एंड ट्रूथफुलनेस। एंड ट्रूथफुलनेस। हाँ, जी सर, आपने एक बहुत अच्छी बात कही। जो फाउंडेशनल जो प्रिंसिपल्स हैं अरावली पब्लिक स्कूल के, वो आपने एक तो नीयत अच्छी थी, और दूसरा ऑनेस्टी के साथ आपने काम किया, हाँ। जिसका नतीजा आज हम देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो ये प्रिंसिपल्स हैं, इनके बेसिस पे इंसान जिंदगी कहीं भी पहुंच सकता अप्लाई व्हाट यू हैव लर्न, है। राइट सर। वो तब होगा जब आपका दिमाग खुलेगा। दूसरी बात यह है, बच्चों में जो गांव से आ रहे हैं उनमें इंक्विजिटिव नहीं है, वो सवाल ही नहीं पूछते। रट्टू तो पढ़ेंगे, अगर आप सवाल नहीं पूछोगे, क्वेश्चन नहीं करोगे, तो क्या होगा? जी, लॉजिक रीजनिंग तो सबसे तो इम्पोर्टेंट। ये बेसिक चीज़ है। मैं यही चाह रहा हूँ सबसे पहले। अभी तो हमारे जो बच्चे हैं, इनमें 50% बच्चे भी सवाल नहीं पूछते, जी तो हम तो अभी 50% ही कामयाब हुए हैं। राइट। व्हाट यू हैव अचीव्ड, इट इज 50%। सर, मेरा एक सवाल है कि अगर मान लीजिए कि सर सैयद आपके स्कूल आते, तो आपके स्कूल को देखकर वो क्या कहते हैं? आपको क्या लगता है सर? खुश होते, खुश होते? आप सबसे पहले उन्हें क्या दिखाते सर? उनको लाइब्रेरी दिखाता, जी
हॉस्टल लाइफ और डाइनिंग रूम ये देखा था, और गेम्स एंड प्ले सिस्टम। सर आपको लगता है कि सर सैयद की सोच को जैसे आपने एक आगे बढ़ाया है, ऐसे और भी लोग हैं जो आप जानते हैं जिन्होंने इस ऐसा मकसद है में कि सर कामयाबी हासिल सैयद की? तो बड़े गजब के इंसान थे, वो सेल्फिश नहीं थे, वो बहुत ही डिवोटेड इंसान थे। जी अब जमाना कुछ मटेरियलिस्टिक सा होता जा रहा है बहुत ज़्यादा, जी हर आदमी इन टर्म्स ऑफ मनी सोचता है, मटेरियलिस्टिक होता जा रहा है, तो ये चीज़ें कैसे होंगी, नहीं होंगी। तो इसके लिए तो आपको होल हार्टेडली जी सही नीयत के साथ, सही इंटेंशंस के साथ जी काम करना है कि मुझे इसके बदले में इम्प्रूवमेंट चाहिए कौम का, और कुछ नहीं चाहिए। जी। हमें इनसे ना कुछ पैसा चाहिए ना धन चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। मेरा आखिरी सवाल, आपको मेवात के जो यूथ हैं उनके लिए अगर आपको एक मैसेज देना हो मेवात के तो? यूथ के लिए जी तो मैं यही चाहता हूँ कि इनको अच्छी तालीम दी जाए, अच्छे माहौल में दी जाए, जी। और अच्छे संस्कार दिए जाए, पेरेंटिंग की जाए। सर एक बात और, जो ये एग्जिस्टिंग स्कूल्स हैं अभी, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो मुझसे मिस हो गया, जो अभी और प्राइवेट स्कूल्स हैं या गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, तो उनके लिए अगर आपको कोई सजेशन देना हो या मैसेज देखिए देना हो? बेसिक बात यह है कि होल चीज़ डिपेंड करता है आपकी इंटेंशन, नीयत पर। जी अगर आपका होल हार्टेड मकसद ये है कि मुझे इलाके में बेदारी लानी है, तालीम को बढ़ावा देना है, इनको सही मायने में एजुकेशन देनी है, जी तब तो ये काम हो जाएगा। और अब ज़्यादातर लोग जो धंधा कर रहे हैं, जी फीस कमा रहे हैं, उससे गृहस्थी चला रहे हैं, जी ऐसा नहीं होता। इसमें तो ये है ना कि इन्नमल अमालु बिन्नियात, हर अमल का दारोमदार नीयत पर है। जी ये तो कुरान की आयत है, बिल्कुल। इन्नल्लाह मा साबिरीन, एक अलग इंडिपेंडेंट आयत ही उतरी कुरान में। जी और नमाज रोजे के लिए बहुत सी आयतें हैं, लेकिन सब्र के लिए एक अलग से इंडिपेंडेंट एक आयत उतरी, इन्नल्लाह मा साबिरीन, अल्लाह सब्र वालों के साथ है। तो इसमें पेशेंस से काम लेना पड़ेगा, और वो प्रॉब्लम पेरेंटिंग से सॉल्व होगी। वो प्रॉब्लम टोटली पेरेंटिंग से है। सो मेवात की यूथ को, जो सही मायने में जो पढ़े लिखे यूथ हैं, उनको आप क्या सलाह देंगे सर? किस डायरेक्शन में उनको जाना चाहिए? उनको आर्मी में जाना चाहिए, नेवी हाँ। में जाना चाहिए, एयरफोर्स में जाना चाहिए, समझे, और उनको बिजनेस में, प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप जॉब में में? जाए, मेवात की हिस्ट्री में लेकिन सर, उस दर्जे की पॉलिटिक्स करें जैसे हमारे बुजुर्गों ने की है पॉलिटिक्स, उससे ही करें। जी अब्दुल कलाम आज़ाद ने पॉलिटिक्स करी, जी जैसे वो रामपुर में यूनिवर्सिटी ना, किस नाम से बनी हो? आजम खान, नहीं, यूनिवर्सिटी का नाम क्या है? मौलाना जौहर यूनिवर्सिटी। हाँ, जौहर, जी वो सही पॉलिटिशियन थे, जी समझे। उसकी अली मोहम्मद अली, शौकत अली, ये दोनों अच्छे लोग थे। जी अब एपीजे अब्दुल कलाम अच्छे आदमी थे, वो पॉलिटिशियन नहीं थे, जी अच्छे आदमी थे। तो अच्छे लोगों की नकल तो कोई करना ही नहीं चाह रहा, जी। प्रॉब्लम ये है। मेवात का कोई भाई पॉलिटिशियन? आप एक बात बताइए, जी। ये सब ये मानते हैं कि हजरत मोहम्मद दुनिया का बेस्ट इंसान है, बेस्ट। बेशक। जब उसकी नकल ये नहीं करते तो फिर किसकी नकल करेंगे लोग? सर मेवात की हिस्ट्री में कोई ऐसा पॉलिटिशियन रहा है जिसने वाकई कौम के लिए अच्छा काम किया हो, सही नियत के हाँ, साथ? एक आदमी है, कम पढ़ा लिखा था वो, जी, कौन था सर? अब्दुल हाई, अब्दुल हाई। कम्युनिस्ट था वो, जी लेकिन ही वॉज रियली सिंसियर पर्सन, ऑनेस्ट था, सिंसियर था, इसमें दो राय नहीं है। और कभी इलेक्शन नहीं जीता वो, लेकिन वो रफा आम का काम किया उसने। जी ये जितने भी राइटर्स हैं मेवात की हिस्ट्री के, सबने उसको एडमायर किया है जी कि अब्दुल हाई घोड़ावली का रहने वाला था ये, इसने वाकई उससे बहुत से काम किया। जी उससे पहले मियाँ नहीं था, कुंवर मोहम्मद अशरफ थे, जी वो बाद में अलीगढ़ चले गए थे, वो भी अच्छे थे, और अब्दुल मुत्तलबी भी अच्छे थे, पर देवर नॉट म्यूज में तो यही था। चौधरी यासीन ने काम तो किया, लेकिन उस दर्जे का नहीं कर पाया जिस दर्जे का छोटू राम ने किया। जी छोटू राम भी उसी ज़माने के थे, उसने जाटों के लिए सैकड़ों तो इंस्टीट्यूट बना दी, न जाने कितने लोगों को जॉब दिलवा दिए, जी तो वो काम तो नहीं हो पाया। तो चौधरी यासीन ने इतना ज़रूर किया कि ये अलवर का जो राजा है इसको डाउन करने में इसका रोल रहा है। अगर जैसे अंग्रेज़ों का दौर था, ये एफएल ब्रांच से और भी काम करा सकते थे। गांव में अभी भी मैं ये कहूँगा हर सरपंच को चाहिए एक लाइब्रेरी बनाए, उसके लिए एक फंड मांगे, उसमें अखबार भी आए, मैगजीन भी आए, सब आए, एक छोटी सी लाइब्रेरी बच्चे भी पढ़ें जाके, हर गाँव में होनी चाहिए। जी। तो इस शेर के साथ
इस बात को यही विराम देना चाहेंगे कि परिंदों को मिलेगी मंजिल यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं, और वही लोग रहते हैं खामोश अक्सर ज़माने में जिनके हुनर बोलते हैं। जावेदा पे हमदवा, जावेदा पे हमदवा, हरदम जवा मेरा चमन, हरदम जवा मेरा चमन, रहेगी शम्मा इल्म से,
बढ़ावे